नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइंस एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी को लेकर जीके और जीएस के बारे में। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, समुद्री निकायों और समुद्र में पानी होता है। क्या पूछा है? समुद्री निकाय और समुद्र में पानी कैसा होता है? पानी तो होता ही है, पर होता कैसा है? तो देखो, समुद्र का और जो समुद्री निकाय है उनमें पानी कैसा होता है? तो खारा होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए आगे, समुद्री निकाय और समुद्र में खारा पानी होता है। समुद्री जल का औसतन खारापन 3.5% अर्थात प्रति किलोग्राम समुद्री जल में लगभग 35 ग्राम नमक घुला होता है। यदि हम बात करें कि 1 केजी समुद्र का जल है तो उसके अंदर 35 ग्राम नमक होता है। कितना नमक होता है? 35 ग्राम नमक होता है। इसमें मुख्य रूप से सोडियम और क्लोराइड के आयन्स होते हैं। किस किस के होते हैं? सोडियम और क्लोराइड के आयन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरंभ किया गया था? कौन सा पुरस्कार पूछा है? भारत रत्न के बारे में पूछा है। तो कब स्टार्ट किया गया था? 1954 में किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत रत्न कला, साहित्य तथा विज्ञान या बड़े पैमाने पर जन सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसकी शुरुआत की बात करें तो 2 जनवरी 1954 ईस्वी को की गई थी। कब की गई थी? 2 जनवरी 1954 ईस्वी को शुरुआत की गई थी। और यह प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। यदि हम शुरुआत की बात करें तो 2 जनवरी 1954 में हुई थी, जबकि यदि हम बात करें कि कब प्रदान किया जाता है तो 26 जनवरी को दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और एक वर्ष में अधिकतम 3 ही व्यक्तियों को दिया जाता है, 3 से अधिक व्यक्तियों को नहीं दिया जाता एक वर्ष के अंदर। अब यदि बात करें 1954 में सर्वप्रथम मिला था तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन को 1954 में दिया था। यदि हम बात करें अंतिम 2019 में मिले थे, तब प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को दिया गया था। सबसे पहला पुरस्कार प्रसिद्ध वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकटरमन को दिया गया था। इसके बाद देखिए, जनता पार्टी सरकार द्वारा इस पुरस्कार को 1977 में बंद कर दिया था। 1954 में स्टार्ट हुए थे, 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, उसने 1977 में बंद कर दिया। किंतु 1980 में कांग्रेस सरकार ने पुनः इसे दोबारा शुरू कर दिया था। जब साल 1980 में भारत रत्न पुरस्कार फिर से शुरू हुए तो इसे सर्वप्रथम मदर टेरेसा ने प्राप्त किया था। यह कब की बात है? जब 1980 में वापस पुनः शुरू हुए थे, उस समय की बात है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी 1997 में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार स्वाभाविक रूप से भारतीय नागरिक बन चुकी एग्नेस गोखा बोजाक्यू, जिन्हें हम मदर टेरेसा के नाम से जानते हैं, को दिया गया था। 2 अन्य गैर भारतीयों की हम बात करें तो एक तो थे अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में और नेल्सन मंडेला को 1990 में यह पुरस्कार दिया गया था। मरणोपरांत की हम बात करें तो सर्वप्रथम मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS की अनुशंसा खालिस्तान से रिक्त व्यक्ति के लिए की जाती है। कि ORS का जो घोल होता है उसको पीने के लिए किस बीमारी, यदि कोई व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है? तो इसमें होती है, देखो, दस्त, डायरिया। जब डायरिया या दस्त हो जाते हैं तब ORS का घोल पीने के लिए कहा जाता है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS की अनुशंसा दस्त यानी डायरिया से पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है। ORS की मदद से दस्त के दौरान शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी को पूरा किया जाता है। किसकी कमी को? इलेक्ट्रोलाइट की कमी को पूरा किया जाता है। 1756 में सिराजुद्दौला के बाद बंगाल के नवाब बने। 1756 में सिराजुद्दौला के बाद बंगाल के नवाब कौन बने थे? तो अली वर्दी खान बने थे। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1740 में गिरिया के युद्ध, इंपॉर्टेंट है, गिरिया का युद्ध कब हुआ था? 1740 में हुआ था। में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अली वर्दी खान 1740 से लेकर 56 तक बंगाल का नवाब बना। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धिशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। इसका उत्तराधिकारी था बाद में दामाद सिराजुद्दौला, जो 1756 से लेकर 1757 तक बंगाल का नवाब रहा था। अब देखिए, बात करें बंगाल के प्रमुख नवाब तो देखिए, मुर्शिद अली कुली खां 1713 से लेकर 27, इसके बाद सुजाउद्दीन, फिर सरफराज खां, फिर अली वर्दी खां, फिर सिराजुद्दौला, फिर मीर जाफर थे। मीर जाफर के बाद मीर कासिम बने और मीर कासिम के बाद फिर मीर जाफर बने थे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP में व्यवसाय सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार्य परियोजना की अधिकतम लागत कितनी है?
तो कितनी है 10 लाख। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में व्यवसाय सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार्य परियोजना की अधिकतम लागत 10 लाख रुपए है। व्यवसाय और सेवा क्षेत्र की बात करें तो 10 लाख रुपए है, जबकि विनिर्माण क्षेत्र की बात करें तो लागत 25 लाख रुपए है। पीएमईजीपी का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की सहायता करना और गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। यदि हम बात करें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की घोषणा की कब हुई थी, तो 15 अगस्त 2008 को इसकी घोषणा की गई थी और इसे REGP योजना के स्थान पर शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में निम्न में से किस बैंक ने श्रीनगर की डल झील में एक हाउस बोट पर पहला तैरता हुआ ATM खोला था? कहां पर? डल झील कहां पर स्थित है? श्रीनगर में है। तो कौन सी बैंक ने SBI ATM खोला था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय स्टेट बैंक SBI। किसने खोला था? SBI ने, भारतीय स्टेट बैंक ने। कहां पर? श्रीनगर की डल झील में। अगस्त 2021 में भारतीय स्टेट बैंक ने श्रीनगर की डल झील में एक हाउस बोट पर पहला तैरता हुआ ATM खोला था। इस फ्लोटिंग ATM का उद्घाटन SBI के चेयरमैन दिनेश खर्रे ने किया था। किसने किया था? SBI के चेयरमैन थे दिनेश खर्रे ने किया था। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान एक खोखली लौकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर बनाया गया एक सुशीर वाद्य यंत्र है जिसे ज्यादातर सपेरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। पहली बात तो देखो, सुशीर वाद्य यंत्र पूछा और किसके द्वारा? सपेरों के द्वारा। तो सपेरों के द्वारा सबसे ज्यादा क्या प्रयोग किया जाता है? बीन प्रयुक्त किया जाता है। यह बजाने का होता है बीन, सपेरों द्वारा प्रयोग किया जाता है। बीन एक खोखली लौकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर बनाया गया एक सुशीर वाद्य यंत्र है जिसे ज्यादातर सपेरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। सुशीर वाद्य यंत्रों में हवा देने या फूंक मारने से ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था? तो कौन सी लड़ाई में? प्लासी की लड़ाई में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्लासी की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर अधिकार कर लिया था या कब्जा कर लिया था। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। जिसमें हम बात करें, नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति थे मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण उनको हार का सामना करना पड़ा था। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। और प्लासी की बात करें तो भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के भीतर लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अथवा देश से बाहर जाने को खालिस्तान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? माइग्रेशन कहा जाता है, यानी प्रवास कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देश के भीतर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को प्रवास या माइग्रेशन कहा जाता है। डॉक्टर श्यामाचरण दुबे के शब्दों में प्रवास सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समुदाय में जनसंख्या का अप्रवास अथवा उत्प्रवास होता है। अप्रवास का अर्थ समुदाय में बाहर से आकर बसने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होना है, जबकि उत्प्रवास का तात्पर्य एक समुदाय से कुछ लोगों का उससे बाहर चले जाना है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर देती हैं। तो कौन सी 2 नदियां हैं जो लगभग समानांतर बहती हैं? एक तो ताप्ती और दूसरी कौन सी हो जाएगी? नर्मदा नदी हो जाएगी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाए होगा। नर्मदा और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती हैं। नर्मदा नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से होता है। इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक नामक स्थान से होता है। यह विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर बहती है। कहां से बहती है? विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से बहती है तथा अंत में खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहां पर गिरती है? खंभात की खाड़ी में। ताप्ती नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नगर से निकलकर सतपुड़ा पर्वत प्रक्षेपों मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई अंत में खंभात की खाड़ी में गिर जाती है और दोनों नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? तो क्या हो जाएगा? एक्सोप्लैनेट। एक्सोप्लैनेट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक्सोप्लैनेट ग्रह सौर मंडल के बाहर स्थित एक ग्रह है। कहां पर स्थित है? सौर मंडल के बाहर एक ग्रह स्थित है जो सूर्य की परिक्रमा न करके, सूर्य की परिक्रमा नहीं करता, जबकि आकाशगंगा में स्थित किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है।
एक्सोप्लैनेट को दूरबीन से देखना अत्यधिक कठिन होता है क्योंकि वे उन सितारों की चमक में छिपे होते हैं जिसकी वह परिक्रमा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? लॉन टेनिस जो खेल होता है उसमें किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? स्मैश, स्कूप, ड्यूस या एस? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कूप, बी, स्कूप का प्रयोग नहीं किया जाता है। स्कूप का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो हॉकी में किया जाता है। इसमें किया जाता है? हॉकी में किया जाता है। लॉन टेनिस में बैक हैंड ड्राइव, स्मैश, ड्यूस, एस, वाली, हाफ वाली, लेट, फॉल्ट, सर्विस, ग्रैंड स्लैम, टाई ब्रेकर, लव, चेंज, सेट, इन, आउट आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है किस खेल में? लॉन टेनिस में। स्कूप, स्टिक, पेनल्टी, साइड लाइन, रेफरी, अंडरकटिंग, वुली, सेंटर फॉरवर्ड, रोल ऑन, पुश इन, शूटिंग, पुल बैक आदि शब्दों का खेल हॉकी में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं कि किस खेल में किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है या नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इस प्रथा का प्रचलन निषिद्ध किया गया है? अस्पृश्यता या छुआछूत? तो आर्टिकल 17, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इस प्रथा का प्रचलन निषिद्ध किया गया है। अब बात करें हम अनुच्छेद 16 की, तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत किया गया है। अनुच्छेद 19 में बोलने, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने, संघ बनाने, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन व निवास करने तथा व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई है। मौलिक अधिकारों की बात करें तो पहले मौलिक अधिकार कितने थे? पहले थे 7, लेकिन वर्तमान समय में कितने हैं? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया तो मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। देखिए, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, फिर स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, संपत्ति का अधिकार अब हटा दिया गया, पहले था। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29-30 में है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया था? तो कहां पर किया गया था? राजस्थान में। राजस्थान के पाली में किया गया था स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण। नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान के पाली जिले में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया था। यह प्रतिमा अष्ट धातु से बनाई गई है। अब हम बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है। स्थिति की बात करें तो साधु बेट सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी के पास गुजरात में स्थित है। शिलान्यास की बात करें तो नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2013 को किया गया था। इसकी लंबाई की बात करें तो 182 मीटर और यदि फुट में बात करें तो 597 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कौन सा है खुल्लम लोक नृत्य? किस राज्य में किया जाता है? तो मिजोरम में किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुआंग चावी नामक एक विशेष अवसर के दौरान मिजोरम के स्थानीय कलाकारों द्वारा खुल्लम नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में पुरुषों का एक समूह ड्रम और गोंग की धुन पर प्रस्तुति देता है। खुल्लम को मेहमानों का नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? मेहमानों का नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। पारंपरिक पोशाक पुंडुम खुल्लम नर्तकियों द्वारा पहनी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी पोशाक पहनकर खुल्लम नृत्य किया जाता है? तो पुंडम पोशाक। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्रित किया गया कर था। व्यक्ति एक प्रकार का क्या था? कर था। कौन से शासकों द्वारा वसूल किया जाता था? तो चोल वंश के शासक थे, उनके द्वारा वसूल किया जाता था। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्यक्ति चोल शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्रित किया गया एक कर था। यह आम लोगों से वसूला जाता था। चोल राज्य मध्यकाल के आरंभ में चोल मंडलम यानी कोरोमंडल कहलाता था। यह पेनार और वेलारू नदियों के मध्य में पांडे राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तर कोण में स्थित था। उनकी राजधानी सत्ता का केंद्र उरेयूर था, जो सूती वस्त्र के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। यदि चोल राजवंश के राज्य के चिन्ह की बात करें तो क्या था? बाघ था।